हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ। इसमें पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट साइंस और इसमें आपका चैप्टर होगा 5 और इस चैप्टर का नेम है जीवन की मौलिक इकाई यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम इसका पार्ट 2 वीडियो स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको याद दिला दूँ, ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर उन्होंने पार्ट 1 वीडियो वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं वो भले ही क्लास 9th के हों या 10th के हों या 11th के हों या 12th के हों, सारे चैप्टर हमारे यानी कि सारे क्लास के जितने भी चैप्टर हैं बायोलॉजी से संबंधित हमारे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। तो जो आपका ये 5 जो चैप्टर है प्यारे बच्चों क्लास 9th वाला, यह आपका बायोलॉजी वाला चैप्टर है। और 5 से आपका 5 है, 7 है, फिर उधर लास्ट वाला जो 3 चैप्टर है, बीच में एक और चैप्टर होगा। ये सारे चैप्टर आपके बायोलॉजी वाले हैं। तो बायोलॉजी वाले जितने चैप्टर हैं हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे। मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूँ कि आपका जो साइंस है वह 3 जो है कि भाग में उसको विभाजित किया गया है। पहला है आपका फिजिक्स, ये फिजिक्स है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद आपका बायोलॉजी है। साइंस के 3 भाग हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें से हम बायोलॉजी ही आपको स्टडी कराएंगे। अगर हम कोशिश करेंगे फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी चैप्टर लाने का। सबसे पहले हम बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उसको हम स्टडी करा दें। तो आपका जो 5वां चैप्टर है, ये 5वां ना समझना, बायोलॉजी में ये आपका पहला ही चैप्टर है। तो चलिए आज इसका हम पार्ट 2 वीडियो स्टडी करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार और याद दिलाऊंगा कि हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। किस सन में? 1665 ईस्वी में, आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सजीव किसके बने होते हैं, तो सजीव किसके बने होते हैं प्यारे बच्चों? कोशिका के बने होते हैं। और हमने प्याज की झिल्ली का हमने स्पेशल तरीके से हमने स्लाइड बनाकर और उसका अध्ययन करके हमने सूक्ष्मदर्शी में देखा था। तो हमें कुछ सूक्ष्मदर्शी में देखने के बाद कुछ ऐसी संरचना देखने को मिली थी, ये सब कोशिकाएं थी। अब प्यारे बच्चों, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनका आकार यानी कि कई प्रकार की आकार वाली कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर ये पाई जाती हैं स्पेशल तरीके से। तो चलिए आज के हम पार्ट 2 जो वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो, इसमें हम पढ़ेंगे कि कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक जो संगठन है वो क्या है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कोशिका किसकी बनी होती है, किससे बनी होती है, तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। हमने देखा था कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। और कोशिका कैसे संगठित होती है, ये क्वेश्चन है। एक बार और इसको समझिए कि हमने देखा था कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकांग। तो यानी कि कोशिका जो होता है ना, कोशिका के अंदर जैसे कि मान लिया हमने कि कोशिका आपका है इस प्रकार तरीके से, इसके अंदर ये घटक है, ये केंद्रक है, हम सब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपकी गाल्जी बॉडी है, स्पेशल तरीके से ये गाल्जी बॉडी है। और यहाँ पे राइबोसोम है, ये लाइसोसोम है, राइट। तो ये सब जो है ना आपके, ये कोशिका के यही अंग है जिसे हम कोशिका अंग कहते हैं। तो यही मेन घटक होते हैं। अब कोशिका कैसे संगठित होती है आगे हम समझेंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों कि यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें, सूक्ष्मदर्शी के बारे में हमने बता दिया था कैसे काम करता है और कितने प्रकार के सूक्ष्मदर्शी होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप पहला होता है, और सेकंड होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और जो थर्ड होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। वो बहुत जो है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत अच्छे से हम कितना भी छोटी चीज़ों को हम अध्ययन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सूक्ष्मदर्शी से हम कोशिका का अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देते हैं। पहला आपका जो है कि प्लाज्मा झिल्ली, और दूसरा है केंद्रक, तीसरा कोशिका द्रव।
यानी कि ये आपका होता है सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली का मतलब सेल मेम्ब्रेन, और ये केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस इंग्लिश में कहते हैं, कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म इंग्लिश में हम कहते हैं। तो ये तीनों मेन घटक होते हैं। आगे हम बताएंगे, बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, आप ना घबराएं इसका मतलब क्या है। चलिए पहले बच्चों देख लेते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक जो क्रिया है, इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आइए देखते हैं कैसे। यानी कि ये प्लाज्मा जो झिल्ली और केंद्रक और कोशिका द्रव, यही तीन मेन घटक हैं, और इन्हीं के कारण जो भी पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण का जो भी पारस्परिक जो क्रिया है, इन्हें तीनों जो है कि तीनों के कारण ये संभव हो पाता है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे दिया है ना स्पेशल तरीके से कि प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। सबसे पहले हम प्लाज्मा झिल्ली के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। जैसे कि हम बात करें प्यारे बच्चों, आप कमरे के अंदर हो तो कमरा किससे घिरा है? कमरा आपके यानी कि दीवारों से आप घिरे हो चारों तरफ से, तो आप एक कमरे के अंदर हो, राइट। ऊपर छत भी है, चारों तरफ से आप घिरे हो ऊपर नीचे और दीवारों से, तो आप एक कमरे के अंदर हो। तो उसी तरह कोशिका को जो घेरता है चारों तरफ से, वही आपका क्या कहलाता है? ये प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है या कोशिका झिल्ली कहलाता है, राइट। तो ये जो है ना, ये आप ये बिल्कुल गोला मत समझना, ये बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल है। इतना समझ लेना कि बिल्कुल गोल है, चारों तरफ से पैक है। ये क्या है बच्चों? ये बिल्कुल गोल है, ये बिल्कुल गोल है, चारों तरफ से फुटबॉल की तरह पैक है। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल आप इसको सर्किल ना समझना, बिल्कुल इसको पैक समझना, राइट। अब चलिए, तो कोशिका की सबसे बाहरी परत जो अभी मैंने गोला बनाया, बिल्कुल गोल फुटबॉल की तरह, राइट। तो यह आपका बाहरी परत जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कोशिका के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है। तो ये सब किससे घिरे हैं प्यारे बच्चों? ये आपके प्लाज्मा झिल्ली से घिरे हुए हैं। अगर हम आपके कमरे की बात करें तो आपके कमरे के अंदर बेड है आपका, आपके जितने भी ज़रूरत के सामान हैं, राइट। तो जो भी सारी चीज़ें हैं, या आपके कमरे के अंदर फ्रिज है, फैन है, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो सब दीवार से के अंदर ही है ना, दीवार से बाहर थोड़ी ना है। तो उसी तरह ये जो है ना, ये बाहरी पर्यावरण से वह आपके कमरे के अंदर वो रखा गया है, अलग कर रहा है। उसी तरह ये जो भी इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकाओं को पाए जाते हैं, ये कोशिका जो ये झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, इसके द्वारा ये बाहरी पर्यावरण से ये कैद अंदर होता है, ये अलग होता है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। जैसे कि आपका जो कमरा है, जो दीवारों से घिरा है, तो उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा बना होता है, उस दरवाजे से आप आते हैं जाते हैं। उसी तरह इसके अंदर भी ऐसे ही होते हैं छिद्र, जो भी हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो है कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है, राइट। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। हम देख लेते हैं यहाँ पे, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, और भी पदार्थों की गति को रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वाणात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी कि ये एक पारगम्य झिल्ली है, जिसके चलते जो भी पदार्थ हैं, यह स्पेशल तरीके से यानी कि पदार्थों को अंदर आने और बाहर जाने के लिए भी यह अलाउ करती है, और बाहरी पदार्थों को भी अंदर आने से रोकती है। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं बच्चों। आपने देखा होगा कि आपके जो है कि चेहरे पे पसीना आना, आपके शरीर पे पसीना आना, तो स्पेशल तरीके से कोशिकाओं के अंदर से ही वो सारा चीज़ बन के निकल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये पसीना कोशिकाओं से कैसे बाहर निकल गया। तो स्पेशल तरीके से हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है बाहर अंदर से जो भी सारी चीज़ें उसको बाहर जाने देती है, और कुछ अंदर भी चीज़ों को लेती है। जैसे कि आपने क्रीम लगाया, तो क्रीम जो होता है ना त्वचा पर, वह अवशोषण हो जाता है। तो स्पेशल तरीके से वह स्पेशल तरीके से आप एक्सटर्नल ही समझिए, इंटरनल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोशिकाओं के अंदर जाती हैं आती हैं। जो भी आपका भोजन पचता है ना, वो भी तो कोशिकाओं के अंदर जाता आता है। तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, जो दीवार है, दीवार के अंदर ही तो जाना होगा। तो जाहिर सी बात है, दीवार में तो रास्ता होगा तभी तो जाएगा, जैसे कि दरवाजे की मैंने बात की। तो चलिए आगे समझते हैं प्यारे बच्चों। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, चलिए अब आपको बिल्कुल एनसीईआरटी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। आप जब ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन आपके स्पेशल तरीके से खून के कोशिकाओं में चला जाता है, यानी कि आरबीसी में चला जाता है, वो उसे पकड़ लेती है। तो कैसे पकड़ लेती है प्यारे बच्चों? जाहिर सी बात है,
उस जो भी उसका स्पेशल तरीके से या पौधों की बात करें तो पौधों की कोशिकाओं में भी तो वह इंटर कर जाता है ना। तो जाहिर सी बात है जो उसका प्लाज्मा जो झिल्ली है उसके अंदर जाहिर सी बात है बाहरी जो भी पदार्थ हैं वो इंटर कर रहे हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। आपने केमिस्ट्री में पिछले चैप्टर में पढ़ लिया होगा विसरण क्या है। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, यानी कि उच्च यानी कि ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। किसकी गति? पदार्थों की, प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में भी होती है। उदाहरण के लिए जब हम पदार्थ जैसे कि CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है, यानी कि अपशिष्ट का मतलब उसे बाहर निकलना होता है, जो शरीर के अंदर ना पच पाए उसे बाहर निकाला जाता है। राइट। जो आपका हम कह सकते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो इसको बाहर निकलना होता है, वही अपशिष्ट है। राइट। जैसे कि आपके शरीर से अपशिष्ट यूरिया निकलना, या जो है कि हम कह सकते हैं फैसस निकलना, तो ये सारी चीज़ें अपशिष्ट है। पसीना भी निकल जाता है, तो ये अपशिष्ट है। तो CO2 भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और जिसका निष्कासन आवश्यक है, ये इसको निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम CO2 ना निकालें तो CO2 की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी और ये पॉइजनस साबित होगा। और जाहिर सी बात है जो भी लिविंग जो भी बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पॉइजनस है, इसे शरीर से बाहर निकलना होता है। कोशिकाओं में एकत्र ये हो जाएगी। अगर यह इसका निष्कासन का मतलब ये बाहर ना निकले तो कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, सांद्रता बढ़ जाएगी। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आएगा, कोशिका के अंदर और बाहर अगर अंतर आएगा तो उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। और इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो CO2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि निम्न और उच्च, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दाब की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पौधे जो होते हैं वे CO2 लेते हैं और CO2 छोड़ते भी हैं। यानी कि जब वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, जब ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो ऐसे पौधों में होता है। हम लोग में तो ऐसा नहीं है, हम लोग निरंतर जो है कि ऑक्सीजन लेते रहते हैं और निरंतर हम लोग CO2 छोड़ते रहते हैं। हम लोगों का जो भी बॉडी का जो भी श्वसन की जो प्रक्रिया है वो पौधों से हम कह सकते हैं कि अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट बस यही है कि वे CO2 लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो CO2 सॉरी जब CO2 लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। ऐसे उनमें होता है, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं होता। बस एक ही चीज़ होता है कि CO2 छोड़ना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना। राइट। तो यहाँ पर दिया है ना कि ऑक्सीजन की होता क्या है कि जब कोशिका में स्पेशल तरीके से चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अतः कोशिका द्वारा कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम विसरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुलनशील पदार्थों की मात्रा के कारण भी ये क्या होती है, प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। उच्च का मतलब हुआ जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो वो कम की तरफ जाएगा ही। तो ऐसे ही हमारे शरीर से CO2 निकल जाता है, फिर CO2 स्पेशल तरीके से CO2 निकल जाता है और ऑक्सीजन चला जाता है। राइट। अब देखिए यहाँ पे यदि हम किसी जंतु का या हम पादप को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रख दे तो क्या होगा। किसी जंतु कोशिका को और पादप कोशिका को अगर हमने शक्कर के घोल में या नमक के घोल में हमने रख दिया तो क्या होगा। तो चलिए निम्नलिखित घटकों
में से एक घटना हो सकती है। क्या हो सकती है, चलिए इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे दिया है कि यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अथवा जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है, यानी बच्चों यहाँ पे एक बार और समझिए, यदि कोशिका को हमने क्या कर दिया है कि जल में घुला शक्कर या जल में घुला नमक की मात्रा अगर कम है और जल की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि हमने क्या कर दिया कि 1 लीटर पानी में हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, 50 ग्राम हमने नमक या शक्कर डाल दिया। तो जाहिर सी बात है नमक का जो है की मात्रा या शक्कर की मात्रा जो भी आपने डाला है, किसी एक में एक का नमक या शक्कर कोई एक आपने डाला है, तो उसकी मात्रा अगर कम है तो किसकी मात्रा ज़्यादा है, वाटर की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा क्योंकि उसकी मात्रा ज़्यादा है। तो परासरण विधि के द्वारा कहाँ चला जाएगा, वो कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयनों को हम अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, अल्प परासरण दाबी विलयन ये कहलाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। जल के अणु कोशिका के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जल के जो अणु होते हैं कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए वह स्वतंत्र होते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर जा सकते हैं फिर बाहर भी आ सकते हैं, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि स्पेशल तरीके से कि आवागमन करने के लिए ये स्वतंत्र होते हैं। किसके अणु, जल के, बहुत छोटे होते हैं ना जल के अणु, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। कहने का मतलब ये है कि लेकिन जब कोशिका के अंदर जाने वाला जो जल की मात्रा है, कोशिका के अंदर जो जल की मात्रा जो जा रही है मात्रा है, कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। यानी कि कहने का मतलब कि कोशिका के बाहर जल की मात्रा कम और अंदर ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, अंदर से ये बाहर आ जाएगा। अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होगी, जहाँ पे जब ज़्यादा दाब होता है तो कोई भी उच्च दाब निम्न दाब की तरफ ही जाने का प्रयास करता है, किसी भी चीज़ किसी भी पदार्थ का दाब हो। इस प्रकार शुद्ध परिणाम होगा कि जल कोशिका के अंदर गया। इस प्रकार क्या हो सकता है कि जो शुद्ध परिणाम हो सकता है कि जल क्या है, कोशिका के अंदर गया। यदि अगर जल की मात्रा अगर ज़्यादा है और कोशिका में जल की मात्रा कम है तो यह जल अंदर चला जाएगा। तो ये शुद्ध परिणाम यही होगा कि कोशिका के अंदर क्या चला गया, ये इस तरीके से जल चला गया। इससे कोशिका फूलने लगेगी। इससे क्या होगा, कोशिकाएं फूलने लगेगी। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, आप चने को वाटर में डाल देते हो तो चना फूल जाता है स्पेशल तरीके से, राइट। मटर को भी डाल देंगे तो मटर फूल जाता है, राइट। तो ये सारा चीज़ आपके परासरण के द्वारा ये होता है। यदि कोशिकाओं को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता में स्थिर जल की सांद्रता ठीक से बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को हम समपरासारी विलयन कहते हैं, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। जब कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता, यानी कि जो जल है कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही मात्रा बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, यानी कि जल के यानी कि कोशिका झिल्ली के दोनों ओर जल का आवागमन होता है, लेकिन जल की जो भी मात्रा अंदर गई उतनी ही मात्रा बाहर आ जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल की कोई गति नहीं हुई, क्योंकि जो गया वो आ गया, इसीलिए कोशिका के मापन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब चलिए तीसरा हम पॉइंट देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, राइट। यानी कि होगा क्या कि अगर कोशिका के बाहर वाला जो विलयन है, आपने चने को डाल दिया, चना तो कोशिका से ही मिलके बना है ना, तो कोशिका के बाहर वाला यानी कि चने की कोशिका के बाहर वाला जो विलयन आपने रखा है वह अंदर के घोलों से अधिक सांद्र है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, अति
परासरण परासरणदाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका के दोनों ओर राइट आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा। राइट, इसीलिए कोशिका सिकुड़ जाती है या सिकुड़ जाएगी। परासरण इस कारण विसरण की एक विशिष्ट विधि है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। आइए कुछ क्रियाकलाप करके हम समझने का प्यारे बच्चों प्रयास करते हैं। हमें क्या करना है कि अंडे से परासरण। राइट, तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें हम देखेंगे ए सबसे पहला कि अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर राइट उसके कवच को आप हटाइए। आपको करना क्या है कि एक तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको करना क्या है, उसके अंदर आपको अंडे को डाल देना है और डालने के बाद उसके बाद कवच जो होता है ना, जो उसका छिलका होता है, हम कह सकते हैं कवच, तो उसको आपको हटाना है। इसका कवच अधिक कांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसीलिए कठोर होता है। एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली जो होती है अब अंडे को घेरे रहती है। आप बताइए प्यारे बच्चों, जब आप अंडे के छिलके को हटाते हो तो उसके अंदर एक और हम कह सकते हैं कि लेयर होता है, जो पतली सी झिल्ली की तरह दिखता है, यानी कि झिल्ली ही होता है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका आप अवलोकन करो। आप क्या देखते हो? अंडा फूल जाता है, क्योंकि पराशर जो है द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। आपने ये भी देखा होगा बच्चों कि स्पेशल तरीके से कुछ लोग अंडे को बॉयल करते हैं, तो अंडा कहीं क्रैक हो जाए, जो कवच अगर फूट जाए तो अंडा आपको फूला हुआ वहाँ से कुछ स्पेशल तरीके से कोशिकाएं फूली हुई बाहर आ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर क्या चला गया? जल चला गया, तभी क्या हुआ? वो फूल गया। राइट, तो अगर हम छिलका पूरा हटा दें और तब हम देखेंगे कि आपका अंडा क्या है? फूला हुआ है। इस प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन आप करो। प्यारे बच्चों, अंडा क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। राइट, इस क्रियाकलाप हम इस प्रकार क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का हम जो है कि प्रयत्न कर सकते हैं। तो चलिए करने का प्रयास करते हैं। सूखी किशमिश अथवा खुबानी, वही जो किशमिश है स्पेशल तरीके से, को केवल जल में रखो और उसे कुछ समय के लिए आप छोड़ दीजिए। किशमिश लीजिए सूखा हुआ, जल में रखिए, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्र के विलयन में आपको रखना होगा। राइट, आपको किस में रखना होगा? नमक या शक्कर के विलयन में आपको रखना होगा। नमक या शक्कर के विलयन में रखना होगा। आप निम्नलिखित अंतर देखोगे। जब उन्हें जल में रखा गया, सबसे पहले आप जल में रख के छोड़ दो, उसके बाद आप उसे क्या करो? शक्कर के विलयन में या नमक के विलयन में रखो, तो आप देखोगे कि उसमें अंतर देखने को मिलेगा। उसे आपने जल में रखा तो वे जल ग्रहण करके फूल गया, लेकिन जब आपने उसे घोल में रखा नमक या शक्कर के, तो वह जल को बाहर निकाल कर सिकुड़ गया। तो परासरण और यहाँ पे विसरण, दो दाब यहाँ पे काम कर रहे हैं। राइट, अब बात करते हैं कि एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों अथवा हम कह सकते हैं अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार जो पादप वाली जो पौधों वाली जो कोशिकाएं हैं जो जल में रहती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो एक कोश की लवणीय जलीय जीव हैं, या अधिकांश जो भी पौधे हैं जो पानी के अंदर होते हैं, वे परासरण द्वारा जल को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। पौधों के मूल
या हम कह सकते हैं कि कोई भी पौधा, तो पौधों के जो मूल होते हैं, यानी कि मूल का मतलब होगा जल, जड़, जड़ द्वारा जल का ही अवशोषण पराशरण के द्वारा ये करते हैं। यानी कि कोई भी पौधे हैं वो जड़ के द्वारा पानी को खींचते हैं, तो पराशरण के द्वारा ही पानी को वह खींच लेते हैं, राइट। इस प्रकार कोशिका के जीवन के विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का स्पेशल तरीके से हम कह सकते हैं कि अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही ये होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा तो लगेगा ही, राइट। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही कर सकते हैं। वैसे तो वह कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना होगा कि इसका अध्ययन इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी होता है, जो सबसे हाई क्वालिटी का सूक्ष्मदर्शी होता है, उसके द्वारा ही हम अध्ययन कर पाएंगे। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोश के जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में ये सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा के बारे में हमने पार्ट 1 वीडियो में बताया था। अमीबा अपना भोजन भी इसी प्रकार क्या करता है, ये प्राप्त करता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि क्रियाकलाप 5.5 करना है। विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में आप पता करें और इसके विषय में अपने अध्यापक से जरूर चर्चा करें। तो आप लोग चाहें तो, या प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम बता देते हैं। जो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 प्रकार के सूक्ष्मदर्शी होते हैं। पहला आपका होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल ये माइक्रोस्कोप होता है, राइट। ये आपका आर है, माइक्रोस्कोप। फिर उसके बाद होता है आपका, इससे थोड़ा हम डिलीट कर देते हैं, दूसरा आपका होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपका तीसरा होगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन। ये आपका सी है, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वह हम कह सकते हैं कि किसी भी छोटे से छोटे जो भी आपके कण हैं या सूक्ष्म जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं, उनका अध्ययन इससे संभव हो पाता है। और ये काफ़ी महंगा भी होता है स्पेशल तरीके से, राइट। अब हम प्यारे बच्चों देखेंगे कोशिका भित्ति के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। तो चलिए, तो यह टॉपिक प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम इसका जो भी कोशिका भित्ति वाला जो टॉपिक है, अगले नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो में हम लाने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको यह पार्ट 2 वीडियो का जो भी मैंने टॉपिक आपको स्टडी कराया वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।